2025 में आधा साल तो निकल गया है। सेकेंड हाफ में आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कैसा जाने वाला है? 2025 में लोग ये सोच रहे हैं कि अब होगा क्या। तो घबराओ मत, यहाँ से एक बहुत बड़ा बुल रन है जो लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे देश में बेवकूफ़ लोगों की कमी है। टू बी फ्रैंक, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव अ टाइम, दे डोंट हैव अ नॉलेज। तो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल। जब मिड कैप चलता है तभी असली तेजी आती है। कॉमन मैन इतनी डीप नॉलेज, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग, इतनी ट्रैकिंग ये तो नहीं कर सकता। उनको कोई विनिंग स्टॉक स्ट्रैटेजी है तो वो क्या हो सकती है? इनमें से दो प्लेयर एक ऐसे हैं, एक केडिया और एक खन्ना। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि ये आने वाली टेक्नोलॉजी का 3 साल बाद जो होने वाला है, 5 साल बाद जो होने वाला है, ये उस चीज़ को पहले ही ग्रैब करके उसमें 20-25 करोड़ रुपए लगाते हैं, 200-300 करोड़ रुपए निकाल के। और अल्टीमेट इनका सारा पहले ये लोग लेते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड आता है। ये मेरा टारगेट एक ही है, अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपए बनाना, जिसमें से मैं 2.5 साल गुजार सकता, जिसमें लगभग 25 करोड़ के आसपास तक मैं आ चुका। तो आगे चल के आपको क्या लगता है, ट्रेडर का रोल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एआई डिपेंडेंट बहुत हो जाएगा, या ये अभी का एक बबल है? मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग डे विल बी द वेरी क्रूशियल। अगर वो ग्रीन है तो पूरा मंथ 80% केस में ग्रीन है। अच्छा। IPO इज द मेन थिंग हु इज प्लानिंग फॉर ट्रैपिंग द पीपल्स। कोविड में ना लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ने टीचिंग में बहुत पैसे बनाए हैं। क्या ट्रेडर्स को टीचर्स बनना चाहिए? हमारे देश में ना सुबह सुबह 9 बजे दो चीजें जरूर होती हैं। एक ऑफिस जाने की तैयारी और दूसरा स्टॉक मार्केट खुलने की तैयारी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दूसरी चीज में डेफिनेटली माहिर हैं। उन्होंने जब अपनी जर्नी शुरू की, करीबन 15 साल से वो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो उन्होंने जब अपनी जर्नी शुरू की, मात्र 80,000 1 लाख के कैपिटल से शुरू की, और आज जो उनका कॉर्पस बन चुका है वो करीबन करीबन 9 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि ट्रेडिंग सीक्रेट्स, ट्रेडिंग में ऐसा क्या करना चाहिए कि अक्सर लोग कहते हैं ना, लोग तो मार्केट में पैसा खोते ही हैं, पर वो आज हमें बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आप मार्केट को समझ सकें, स्ट्रैटेजी को समझ सकें, और पैसा कैसे बनता है उसको अच्छे से समझ सके। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, एस ट्रेडर पंकज भारद्वाज जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पंकज जी, आप आए हमारे शो पे। हमारे यहाँ फाइनेंस के जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं ना, लोग हमेशा ये पूछते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाएं। पर आजकल मार्केट की हालत थोड़ी ऐसी चल रही है कि सब थोड़े से डरे हुए, थोड़े से सहमे हुए बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, अब 2025 में आधा साल तो निकल गया है, सेकेंड हाफ में आपको क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कैसा जाने वाला है? क्या कोई पैटर्न चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं, या आपको दिख रहा है कि ऐसा होगा? मैम एक्चुअली अगर आप समझो मार्केट के पैटर्न्स को, आप जितनी बार भी आप देखो, जब जब ऐसा हुआ है, इट जस्ट अ सिंपल लॉजिक कि दो देशों के बीच में जब भी तनातनी हुई है जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, या कोई भी पर्सनल रीजंस की वजह से, या ट्रेड वार्स की वजह से, तो मार्केट हमेशा टॉप पर होता है और उसके बाद मार्केट सडनली फॉल हो जाता है। Okay. बट सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। लोग डर गए हैं। मार्केट अगर 20,000 से 21,000 आ गया तो लोग बोलने लग जाए, सॉरी 25,000 से 21,000 आ जाएगा तो लोग बोलने लगे कि 17,000 आ जाएगा। बट नो बडी इज थिंकिंग अबाउट डैट कि मार्केट में जब जब पैनिक फॉल हो रहा है, पैनिक फॉल मतलब सडनली मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो हो जाता है जिसकी वजह से सडनली पैनिक फॉल स्टार्ट हो जाता है। अब हमेशा ध्यान रखना, जितने भी पैनिक फॉल हुए हैं वो वेडनेसडे, थर्सडे और मंडे के आसपास ही हुए। अच्छा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो कि एक बाजार लाइफ टाइम हाइक की तरफ होता है, फिर सडन पैनिक किया जाता है, ताकि कुछ लोग जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग होती है वो किस तरीके से होती है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, हमारे देश में बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है। टू बी फ्रैंक, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव अ टाइम, दे डोंट हैव अ नॉलेज। तो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे इस बात में गालियाँ भी दे सकते हैं।
आज से 2 साल पहले मैंने 1.5-2 साल पहले मैंने बताया था म्यूचुअल फंड में एक स्कैम चल रहा है। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद वो स्कैम निकल गया था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ द स्टिल डूइंग द सेम थिंग। सितंबर में 2025 चल रहा है, सितंबर में ये कोई ना कोई म्यूचुअल फंड को लेके कुछ ना कुछ बबल आएगा बीच में, लेकिन फिर दबा दिया जाएगा। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखो मार्केट में एवरी मंथ 21,000 से 25,000 करोड़ रुपए एवरी टाइम म्यूचुअल फंड में लग रहे हैं। राइट। अब आपकी सिर्फ 1 तारीख की है, किसी की सिर्फ 10 तारीख की है, किसी की 20 तारीख की है। तो म्यूचुअल फंड में एक बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं कि पैसा 4-5 दिन के लिए स्टोर रहता है। अब उस 4-5 दिन से वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आई कांट टेल यू। आप समझदार हो, आपको अच्छे से पता है। अभी क्या है, सारा पैसा लग रहा है। जब भी मार्केट हाई पर होता है पैसा तो लगना ही है, लेकिन कोई पैसा लगा रहा है तो कोई तो बेच रहा है ना। तो हु इज़ सेलिंग दी सिस्टम्स। तो FIIs DIIs में इतना ज़्यादा वो नहीं है। फॉरेन प्लेयर्स के पास नेग्ड फंड्स हैं जिनमें वो अपनी पोजीशंस को सेट करके रख देते हैं। जब भी मार्केट हाई पर, लाइफ टाइम हाई पर होता है, तभी वो इस तरीके का हथकंडा करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है, इसलिए क्योंकि दे वांट बेटर अपॉर्चुनिटी कि सडन पैनिक करो, लोग घबरा कर निकलेंगे, अपना ही और माल आप वापस ले लेंगे लोअर साइड में। क्वालिटी के स्टॉक्स वो पकड़ते हैं। तो आज की डेट में 2025 में लोग ये सोच रहे हैं कि अब होगा क्या। तो घबराओ मत, यहाँ से एक बहुत बड़ा बुल रन है जो लोगों को समझ में नहीं आएगा और दिख नहीं रहा है लोगों को। जब जब तरीका हुआ 2017 में मार्केट में सडनली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हुआ था, उसके बाद मार्केट तेज हुआ। फिर उसके बाद कोविड आया, फिर तेज हुआ। True. फिर रसिया यूक्रेन आया, फिर तेज हुआ। अभी इंडो पाक के चक्कर में हुआ, फिर तेज हुआ। अभी आपका अमेरिका वाला ट्रेड वार हुआ, तब भी हुआ। उस ट्रेड वार से बहुत कुछ फ़ायदा होगा, आप समझो। यहाँ से नॉन स्टॉप मार्केट चलेगा जिसमें लोगों को ये समझ में आएगा हम ले क्या। अभी समझो एक चीज़, अभी मिड कैप नहीं चल रहा है। जब मिड कैप चलता है तभी असली तेजी आती है मार्केट में। Okay. और मेरा पर्सनली ये मानना है, इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट द मार्केट ट्रेंड, जस्ट फॉलो द मिड कैप के इंडेक्स को फॉलो करो, क्योंकि उसके बिना इंडेक्स है ही नहीं, है ही सबको नहीं। आधी तो हाँ मिड कैप ही है। आप अगर, मेरे पोर्टफोलियो में 280 स्टॉक हैं, अगर आप उनको देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड मोर देन 20-30 स्टॉक्स इन अ फ्रंट लाइन। बाकी सब मिड कैप और स्मॉल कैप है। लेकिन मैंने जो मिड कैप और स्मॉल कैप पकड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टॉक पकड़े हुए हैं जो जिनकी ज़रूरत है लोगों को, या किसी बड़ी कंपनीज के ये क्लाइंट हैं जो रॉ मटेरियल्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उनका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, मेरे इनका क्लाइंट धंधा का चलेगा। रॉ मटेरियल हमेशा बिकेगा। तो मैंने ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं। फिर डिमांड देखी हुई है। अभी लोगों को अचानक से ईवी वाला सिस्टम आ गया था, तो लोगों ने ईवी में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। अचानक से वो मार्केट 23% बूम हो चुकी, ईवी की मार्केट। अभी भी पोटेंशियल बाकी है, बट पीपल इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं, बैटरी में जाएं। जो चीज़ सबको दिख रही है वो चीज़ तो सभी पैसा लगाएंगे। तो आपके पास आपने अपना ब्रेन कहाँ से इस्तेमाल किया। जैसे एक्साइड है, अमर राजा है, बैटरी के प्लेयर हैं, ओकाया है, बैटरीज के प्लेयर हैं। बट बैटरीज के अंदर डलने वाला केमिकल, उनके खांचा, उनका कनेक्टर, ये भी तो कोई कंपनी बना रही है ना। वाई यू आर नॉट फाइंडिंग द सेम थिंग। आप इसीलिए ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है लोगों को। बात ही वैसे हो रही है, गवर्नमेंट भी वो कह रही है, सोलर हाँ, की बात हो रही है। तो आप सोचो। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप समझोगे एक चीज़ को, कि टाइम से पहले आने वाली टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे सुजलून, वो सबसे पहले विंड एनर्जी और ये सोलर एनर्जी वाले सिस्टम्स को लेकर आई थी। उस कंपनी से सिर्फ एक ही गलती हुई थी कि ये पवन चक्की भी मैं बनाऊंगी, इसका सिस्टम भी मैं बनाऊंगी, ये सब कुछ मैं करूंगी। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो किस तरीके से लेकर आने वाले थे सारा सिस्टम। आज वही सिस्टम को सबने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए सुजलून नीचे से इतना ऊपर आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट चेंज हुआ। उन्होंने डिसाइड किया नहीं, नाउ इट्स अ टाइम टू इन्वायरमेंट की, रेवोल्यूशन का टाइम है, अब हम लोग आउट परफॉर्मिंग करेंगे। कर दिया उन्होंने। फंडिंग लिया ICI बैंक से, बाहर से बहुत सारे, एक बी नाम का फंड है, उन लोगों की फंडिंग की वजह से ही सुजलून बहुत ज़्यादा आगे चल गया। तो ये आपको समझना है। म्यूचुअल फंड ने ICI
कि म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने उसके अंदर इतना पैसा फ्लो कर दिया कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन ही 4-5 गुना कर दिया उन्होंने। तो आखिर म्यूचुअल फंड्स को पता कैसे चलता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशंस आपका एकदम से सडनली उनको पता है। अब देखो कोविड आ गया, अभी सडनली मार्केट फॉल हो गया, दे स्टार्ट डूइंग द इन्वेस्टिंग कि पैसा डालो। अब आपका 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का आपका सिप आया हुआ है। आपने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन वो वहाँ से कब गया ये किसी को नहीं पता। तो कुछ लूप होल्स ऐसे हैं जो मार्केट में पहले क्या होता था, आपसे पैसा लेके स्मॉल कैप लार्ज कैप के नाम पे मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया जाता था, लेकिन आपको रिटर्न लार्ज कैप के हिसाब से देते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली 2-2.5 साल पहले ही सेबी ने एक हमारा वो निकाला था रेगुलेशन, एक पेपर, जिसमें आप अगर लार्ज कैप के को लेकर पैसा ले रहे हो तो आपको लार्ज कैप में ही लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। अपॉर्चुनिटी हमेशा पैनिक सिनेरियो में ही आएगी, वो सिनेरियो में ही आपको समझना है। अब सब कुछ सही चल रहा है, अब आप आकर पैसा लगा रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पैनिक सिचुएशन से अभी बाहर नहीं निकले, तब भी ठीक है। लेकिन अगर यहीं से बाजार नॉन स्टॉप 30,000 हो जाए हमारा निफ्टी, अब 30,000 पे जाके आप पैसा लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं तो मार खाओगे। अब वो 27-28 हज़ार तक आएगा तो फिर आप पैनिक हो जाओगे और निकल जाओगे। तो अल्टीमेट आप फोकस ये करो कि मिड कैप की तरफ स्टोरी में ज़्यादा ध्यान दो, और ऐसे स्टॉक्स जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जिनकी डिमांड मार्केट में है लेकिन अभी पहचान कुछ नहीं है। पहचान करते वक्त कोई टाइम नहीं लगेगा। एक एस इन्वेस्टर आएगा, 100 करोड़ रुपए डालेगा। हमारे मधु केला जी जो और झुनझुनवाला जी, ये तो आजकल अलग तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। और भी हैं सिंघानिया जी, केडिया जी और खन्ना जी। तो इन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो उसको मैंने समझा है। इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग द मनी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस दे आर यूजिंग? दे आर यूजिंग कि हम आगे वाली टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं आने वाली 10 साल में, या फिर करंट इन्वायरमेंट में इसका क्या स्कोप है उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने देखा है इन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, इनमें से 2 प्लेयर एक ऐसे हैं, एक केडिया और एक खन्ना, ठीक है, और एक किचोलिया। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि ये आने वाली टेक्नोलॉजी को पकड़ते हैं। 3 साल बाद जो होने वाला है, 5 साल बाद जो होने वाला है, ये उस चीज़ को पहले ही ग्रैब करके उसमें 20-25 करोड़ रुपए लगाते हैं, 200-300 करोड़ रुपए निकाल के निकल जाते हैं। और अल्टीमेट इनका सारा पहले ये लोग लेते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड आता है। ये मैंने इनके पैटर्न्स में एक कॉमन चीज़ देखी है। पहले ये लोग आएंगे, फिर म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड में फिर हमारे मोतीलाल ओसवाल है, कोटक है, एडलवाइज हैं, और भी 1-2 हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैंने देखा है कॉमन पैटर्न। जैसे ये आएंगे, इनके एग्जिट के टाइम पे वो होंगे। अभी रिसेंटली एक स्काई गोल्ड करके था, आई बोट दिस शेयर अराउंड 175 दिस सेप्टेम्बर टू 1 मोर बिफोर सेप्टेम्बर। आज उसकी वैल्यू 4,000-5,000 है। ओह वाओ। और मुझे याद है जब हमने लिया उसके 800 रुपये पे आशीष किचोलिया जी ने लिया था। उसके बाद 1,500 या 2,000 रुपये के आसपास, 2,400 रुपये के आसपास म्यूचुअल फंड्स वाले आए थे। क्या म्यूचुअल फंड के मैनेजर को वो न्यूज़ थॉट प्रोसेस नहीं पता था? उनका ये कैपेसिटी है ही नहीं। आप देखो, एक नॉर्मल आदमी से मिलो, आप नॉर्मल जगह से सामान लो और एक रजिस्टर जगह से सामान लो। डजन मीन कि रजिस्टर वाले सामान जहाँ से आप ले रहे हो उसको आपको अच्छा सामान मिल जाए। नॉर्मल जगह से भी आपको अच्छा सामान मिल सकता है, ठीक है। तो लोगों ने थॉट प्रोसेस कर लिया, ये रजिस्टर्ड है, ये अच्छा ये सही होगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है? रजिस्टर्ड, ये सही है। फिर से जो आप बता रहे हो ना, ये देखो कॉमन मैन इतनी डीप नॉलेज, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग, इतनी ट्रैकिंग ये तो नहीं कर सकता। मतलब आई डोंट थिंक इतना दिमाग है अभी करने के लिए। अभी दे वांट, कॉमन मैन के लिए क्या होता है, फॉर देम इट इज कि यार हम कुछ बना ले पैसा, देखो कैसे बनाते हैं। तो अगर उनको कोई विनिंग स्टॉक स्ट्रैटेजी है तो वो क्या हो सकती है? मैम देखो, म्यूचुअल फंड करते हो आप? हाँ। आज से स्टॉप कर देना, मैं तरीका बताता हूँ। देखो, म्यूचुअल फंड का एक ही फंड है, आप अपना पैसा लगा के भूल रहे हो ना, लेकिन जब आप अपने हाथ से पैसा लगाओगे
और आप स्टॉक को ट्रैक करोगे, एक ऐसा स्टॉक भी होगा जो 100 रुपये से 500 रुपये हो गया, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसको 500 में क्या 300 में ही बुक कर लोगे। फर्क तो इतना ही है ना, म्यूचुअल फंड में आप पैसा बढ़ते हुए देख रहे हो, आपको ये नहीं पता किस में बढ़ क्या रहा हो रहा है, हाँ। तो आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पा रहे, राइट। तो दिस इज द फंडा कि आपने एक म्यूचुअल फंड में जब पैसा डाला तो आपने का लॉकिंग पीरियड मिनिमम 3.5 या 3 या 5 के आसपास होता है, ठीक है। वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड टाइप के। तो आप यही बात समझो, आप जब पैसा लगा रहे हो आपने ये चीज़ समझना है, जब भी मार्केट हाई से 10% गिर जाए आपने पैसा लगाना स्टार्ट कर देना है। कहाँ? मिड कैप में। ऐसे स्टॉक पकड़ने आपने मिड कैप में जो लाइफ टाइम हाई पे खड़े हों और सीधा मार्केट के साथ गिरना स्टार्ट हो गए। ओके। बस दिमाग नहीं लगाना आपने ये नहीं देखना कौन सा सेक्टर, आपने ये नहीं देखना कौन सा चीज़ कौन सा नई चीज़। इतना ध्यान रखना है कि वो गिरने चाहिए मार्केट के साथ, अपने आप से नहीं गिरना है। गॉट इट। अगर अपने आप से गिरना है तो हाई से 50%, उसके बाद ही आपने करना है, अगर वो अपने आप से गिर रहा है तो। उससे पहले नहीं। आप समझो अब मार्केट गिरा, कितने स्टॉक मिले होंगे? लगभग 250 स्टॉक होंगे जो गिरे होंगे, बिल्कुल। लेकिन किसी ने ट्रैक किया? नहीं किया। 250 स्टॉक में से आई एम गिविंग यू दी 100% श्योरिटी कि उसमें से 150 स्टॉक ना 50% रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, उनको पता ही नहीं है। तो वो सिनेरियो के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो, आप पहले से तैयार रखो अपनी लिस्ट कि मिड कैप के स्टॉक सबसे हाईयर लेवल पे कौन से खड़े। जैसे ही मार्केट गिरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी? डर के मारे वहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा चले हुए हैं। Right. जैसे टीना रबड़, जैसे JBM ऑटो, जैसे गोल्डियम, ठीक है, स्काई गोल्ड ही ले लो आप, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। BLS ले लो। क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में अगर बात करूं, BLS का नाम आ गया तो BLS इंटरनेशनल इज़ दी वन ऑफ द मेजर कंपनी जो वीज़ा, पासपोर्ट और इन सब में डील करती है। इसके अलावा एक और छोटी कंपनी है DU डिजिटल करके, ऐसे है वो, लेकिन वो लोगों की रीच में नहीं है। अभी एक एस इन्वेस्टर ने उसमें पैसा डाला है, शायद आशीष जी ने, किचोलिया जी ने पैसा डाला है उसमें, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की वजह से। तो आप एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट में किस सेक्टर में पैसा लगाना है, क्यों लगा रहे हो आप, सबसे बढ़िया क्यों लगा रहे हो, तो आप पैसा बना लोगे। आपके पास आपका लिस्ट होना चाहिए, आपने 5,000 लगाने हैं, 10,000 लगाने हैं, 50,000 लगाने हैं, ये आप डिसाइड करो। चाहे आप एक स्टॉक लो, पैसा तो आप तब भी म्यूचुअल फंड में वैसे ही लगा रहे हो ना, पैसा तो तब भी उतना ही बढ़ना है। आप एक चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाओगे, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो 35-40% बढ़ेगा, लेकिन वही म्यूचुअल फंड 16-18% पे आपकी पूरी ज़िंदगी बिता देगा, 20% मैक्सिमम। तो ऐसा क्यों है? रीज़न तो यही है ना, दे आर डूइंग एवरीथिंग। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप लोग अगर जा रहे हो तो उसको स्टॉप करो। म्यूचुअल फंड की जो नॉलेज लेनी है, if you want I can give you the complete knowledge of 30 minutes video, जिसमें मैं क्लियर कट बता दूंगा रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ यू कैन डू इन योर पोर्टफोलियो। बस फ़र्क इतना ही है कि आपकी आंखों के आगे पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, आपने उसको छेड़ना नहीं है। अगर तो आप उसको छेड़ोगे तो फिर आप कामयाब ट्रेडर बन ही नहीं सकते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी यही है। आप अगर सही मायने में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। प्रॉफिट को अपनी आंखों से देखो। एक स्टॉक लिया था मैंने, आज भी मुझे याद है, 100 रुपये पे 2600 रुपये हो गया था, मैंने बेचा नहीं। आज वो 1800 रुपये है, दोबारा लिया है मैंने। जो स्टॉक 100 रुपये से 2600 रुपये हो गया, वो स्टॉक 2600 रुपये से 2000 नहीं हो सकता, वो 20,000 नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं MRF, आइसर मोटर, मारुति, अरे अगले स्टॉक भी तो हैं, आप लोग फाइंड कर ही नहीं रहे हो। तो वो चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। पर ये सर प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा कि वो 2600 हुआ फिर भी आपने नहीं बेचा, पर कॉमन ट्रेडर इमोशन तो ये चल ही नहीं सकता, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा कभी। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो ट्रेडर है, बट somebody who is in the markets, मैं ऐसे बोलूं। सिर्फ उसको एक बार अपनी आंखों से देखना है। कोई स्टॉक 100 रुपये से 2600 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बंदा जीवन में उस स्टॉक को कभी नहीं बेचेगा। वो सिर्फ उससे उतना ही पैसा निकालेगा जितना दूसरे स्टॉक में लगाना है। उस स्टॉक को मैंने 3 बार उससे इतना पैसा निकाला कि 3 नए स्टॉक में पैसा डाल दिया। प्रॉफिट बुकिंग मैंने भी नहीं की, लेकिन जब मुझे उस बेटर स्टॉक दिखा, मैंने कभी पोर्टफोलियो में 20 लाख रुपए लगाए थे, 20 से वो
60 हो गए थे तो मैंने वो पैसा निकाल दिया, और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी। फिर अगर मैंने फिर दिमाग लगा के वापस से एक नया पोर्टफोलियो बनाया 70 लाख रुपए का, और एक सिंपल सी ट्रिक बनाई, हर स्टॉक में 30,000 रुपये डालने, 25,000 रुपये डालने, 250 स्टॉक इस बार। तो लगभग लगभग 70-75 लाख के आसपास का वो बनाया, जिसमें मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, टू बी फ्रैंक। नॉलेज मैंने बाद में लिया, नॉलेज मुझे इतना था कि मैं लॉजिकली बेसिस पे करता था, बट फंडामेंटली उसको रीड करना, जब मैंने ये एस इन्वेस्टर को ट्रैक करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज डैट कि दे हैव सम नॉलेज, मुझे ये नॉलेज चाहिए। फिर मैं टू बी फ्रैंक मैं एक फर्म में गया, जूनियर बन के मैंने किसी से अप्रोच करवा के, आई जस्ट वांट टू वर्क विद द सेम पर्सन, कि मुझे थोड़ा सा वो करवा दो, आप लोग थोड़ा पुश कर दो। तो हमेशा अपनी पहचान छुपा कर ही गया हूँ मैं, तो उनके साथ लगभग लगभग 6 महीना रहा, लेकिन 6 महीने में ऐसी चीज़ सीख गया कि आज की डेट में कोई मुझे आज की डेट में मेरा कैपिटल थोड़ा कम है, बट मेरा टारगेट एक ही है, अगले 5 साल में 100 करोड़ रुपए बनाना, जिसमें से मैं 2.5 साल गुजार चुका हूँ, जिसमें लगभग लगभग 25 करोड़ के आसपास तक मैं आ चुका हूँ। जिस दिन मेरे पास 100 करोड़ रुपए कैपिटल होगी मैडम, उस दिन मैं वो काम कर सकता हूँ जो इंडिया का नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर सोच नहीं सकता। नॉर्मल लाइक अ एस इन्वेस्टर, 5 करोड़ लगाए, 50 बनाए, निकल गया, सिंपल। तो ये जो थॉट प्रोसेस है आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक बिल्कुल कोर नॉलेज, ग्राउंड की कोर नॉलेज पता हो, तो ये आप तभी कर पाओगे। तो एक और फिलॉसफी मार्केट में काफ़ी चलती है और लोग इसकी बात भी करते हैं कि यार ट्रेडर मत बनो, इन्वेस्टर बन जाओ, इन्वेस्टमेंट करो और उसको करके फिर बाद में निकल जाओ, ये हर अगर रोज़ की ट्रेडिंग ये मत नहीं करनी। तो इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है? अगर मैं बताऊं तो 2 in 1 बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है उसमें मेन रीज़न है इंट्राडे ट्रेडिंग का, क्योंकि मैंने इंट्राडे से जितना भी पैसा बनाया वो उसको मैंने इन्वेस्टिंग में पंप कर दिया। तो 3 साल के दौरान में इंट्राडे में जितना पैसा मैंने बनाया उसका 2 गुना 3 साल में मैंने इन्वेस्टिंग से बनाया, लेकिन 3 साल में, वो नहीं हर साल कंपैरिजन नहीं किया, वो 3 साल में ही वो पैसा मैंने डबल ट्रिपल उसमें सेट किया। जो पोर्टफोलियो मैंने 70 लाख रुपए का बनाया था, आज उस पोर्टफोलियो की, हालांकि मैं 5-6 करोड़ रुपए उसमें से निकाल चुका हूँ, तो उसकी वैल्यू लगभग 12 करोड़ रुपए है, लगभग 12 करोड़ रुपए। आप सोचो 70 लाख का पोर्टफोलियो 2.5-3 साल में, सॉरी 3 साल प्लस हो गया है, तो इतना कैसे हो गया, जबकि मार्केट तो ऊपर नीचे कई बार डाउन हो चुकी है, लेकिन मैंने डाउन ज़्यादा ही है इस हाँ, टाइम में। तो अभी भी मेरा पोर्टफोलियो में लगभग लगभग 300% रिटर्न ऑल ओवर में, 300% रिटर्न अभी भी है, लेकिन मैंने अभी भी पैसा नहीं निकाला। मेरा मोटो ये क्या है, इसी पोर्टफोलियो को जो आज 300% है उसको मैं 600% करके और आधा पैसा निकाल फिर छोड़ दूँगा। मेरा मोटो एक ही है कि ये पोर्टफोलियो मुझे अपने बेटे के लिए रखना है, और उसको धीरे धीरे उसको बताना है कि इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या ना, हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, दे नेवर नोज एंड नेवर टेल यू कि पैसे को ना मैनेज मनी कैसे मैनेजमेंट करते है हैं। ही नहीं, है ही नहीं। है ही आप नहीं। किसी कॉलेज में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप एक बात बताओ, हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आदमी आईआईटी और आईआईएम वाले में से ही क्यों निकलता है? दे आर, ये एक सीक्रेट बात है, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल इन सारी दोनों चीज़ों में है, उनको सिखाया जाता है फंडिंग कैसे लेते हैं, फंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक छोटी कंपनी की बड़ी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, आप किस तरीके से मार्केट में पिच करना है आपको बड़े इन्वेस्टर को, प्रेजेंटेशन कैसे बनाए। ये दूसरे मैं सॉरी मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट आईआईएम और आईआईटी के कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इनके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, दे ऑल आर जीरो। वहाँ पे लोग बच्चे सिर्फ और सिर्फ दे आर स्पेंडिंग द टाइम एंड मनी, डिग्री ले रहे हैं। और बस वो डिग्री ले रहे हैं। मैडम टू बी फ्रैंक, 2008 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, 2009 में मैं बेंगलोर में कंपनी में प्लेसमेंट थी मेरी, जबकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, और मेरे सीनियर सारे एमबीए और सीएफए वगैरह ये सब किया हुआ था, सीएमटी वगैरह भी, तो उनके पास ना वो बेसिक नॉलेज थी, वो बुकिश नॉलेज, वो बड़ा कोर नॉलेज। तब मुझे उनका समझ नहीं था कि ये नॉलेज कहाँ काम आती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था। वो लोग मेरे सीनियर थे, लेकिन जब उन लोगों ने मैं अप्रिशिएट देखा कि हम सीखना चाहते हैं आपसे थोड़ा, आप हमें अपने,
तो मैंने देखा यार व्हाई नॉट आई विल आल्सो। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद उन लोगों को अप्रोच किया, कैन यू टीच मी अबाउट द फंडामेंटल्स एंड ऑल दिस थिंग, कि तुमने ये चीज़ कैसे ग्रैब करी, ऐसा चीज़ जो तुमने अपने एक्सपीरियंस से बना। तो दे शेयर्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स उन्होंने, लेकिन मुझे एक चीज़ समझाई, मार्केट में कुछ चीज़ें ना कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ना कभी मार्केट में बाहर आने ही नहीं दी, क्योंकि पैसा बनाने का जो सही सिस्टम है ना, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि उनको सिखाया जाता है, माइंड में घुसाया जाता है कि एक बार इनको घुस गया तो पूरी पीढ़ी पैसे बनाएगी। आप देखो हर बिजनेसमैन आदमी का जो पूरा फैमिली प्रोसेस होता है वो उसी में लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फिलोसफी सीख के आता है वही वो उनको देता है। यही चीज़ मैं अपने बेटे के लिए प्लान कर रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो 7-8 साल का है, जब वो 12-13 साल का हो जाएगा तब मैं उसको वो ज्ञान देना स्टार्ट करूँगा कि पैसा की सही पावर और सही इस्तेमाल इस तरीके से। तो अगर तो आपको अगले 2 साल के अंदर कहीं जाना है तो आई सजेस्ट यू फोकस ऑन द गेमिंग, AI, IT टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग। यू शुड अवॉइड दी ऑलवेज सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री का एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा तो ऑब्वियस ये आपका बिजनेस 50% इफेक्ट हो जाना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जस्ट डायल। जस्ट डायल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इंडिया मार्ट भी आ चुका है। ऑलरेडी वो काम गूगल तो कर ही रहा था ना। ट्रू। गूगल बिजनेस के बेसिस से वो तो जा ही रहा था। और भी साइट्स थी जो ये कर रही थी, सुलेखा, OLX, उन पे भी ऐसा ही हो रहा था। बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जस्ट डायल एक सर्विस इंडस्ट्री है, इसका कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे, ये करेगी क्या? तो वो तो वही काम करी तो जो कर ही रहा था। उसने तो क्लाइंट बना लिया, लिस्टेड करा दिया, बस आपको अब यही तो फ़र्क है। आपको जो चीज़ चाहिए वो जस्ट डायल पे फाइंड कर लो। लेकिन उसके बाद इंडिया मार्ट आया, वो क्यों चल गया? क्योंकि इंडिया मार्ट ने उसी सिस्टम को अलग तरीके से एनालाइज किया, मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ा, क्लाइंट मिलाया को क्लाइंट जोड़ा, से। नया सिस्टम लेके आया। इंडिया मार्ट ने कोई बड़े टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की, उसने सिर्फ अलीबाबा वाले कंसेप्ट को ही इंडिया में इस्तेमाल कर दिया सही मायने में। और नोबडी नोज डैट कि इंडिया के अंदर हर एक वो कंसेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है जो बाहर से फॉरेन तरीके से कॉपी किया जाता है। तो यही तरीका है मैडम। आपने एआई की बात की। एआई मार्केट में भी, ट्रेड्स में एआई एल्गोज बहुत चल रही हैं, लोग एआई एल्गोज को फॉलो कर रहे हैं। ये बस है कि एआई अब इसको नॉट टेक ओवर तो बहुत बड़ी बात है, बट एआई को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं एल्गोज को ट्रेडिंग के पैटर्न समझने में। तो आगे चल के आपको क्या लगता है, ट्रेडर का रोल कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एआई डिपेंडेंट बहुत हो जाएगा, या ये अभी का एक बबल है? मैम मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ से कितने भी रिच हो जाओ, खाना कैसे खाओगे? अपने हाथ से प्लेट में डाल ऑब्वियसली के। ना। हाँ, AI को बनाने वाला कौन है? हम लोग। ह्यूमन ब्रेन। ये तो समझते हो ना। अब एक बात बताओ, मार्केट कितनी भी ऊपर चली जाए, कितनी भी नीचे चली जाए, ह्यूमन ब्रेन तो चाहिए। AI का रोल क्या है? AI just helping you for finding the stock and punching the order. AI के ऊपर आप ज़्यादा बेस्ड रहोगे तो आपको नॉलेज तो मिल ही नहीं रहा। वो नॉलेज आप अपने पास रखो और AI का इस्तेमाल करो, देन ओनली AI विल हेल्प यू। आप समझ रहे हो? आप रिच बन गए लेकिन खाना फिर भी अपने हाथ से खा रहे हो। अब चाहो तो एक मेरे फ्रेंड हैं IIT वाले बंदे हैं, रोबोट वो ये सब बनाते हैं, गैजेट्स बनाते हैं। तो एक सडनली एक बार मैं उनके ऑफिस में चला गया था, तो मैंने अक्सर फिल्मों में ही देखा था ऐसे। मैं उनके ऑफिस में गया तो एक वहाँ से चल के आया, उसमें कप ऑफ टी था। ठीक है, तो वो कप ऑफ टी वो लेके आया। तो आप थॉट प्रोसेस देखो, वो चाहता तो खुद भी ले सकता था या किसी को रख भी सकता था, लेकिन उसने मुझे वो अट्रैक्ट करने के लिए वो किया। तो AI जस्ट गिविंग यू द अट्रैक्शन, और आपको मार्केट में अट्रैक्शन से दूर रहना है। आप उसका यूटिलाइज करो, अट्रैक्ट मत हो। आप उसको वही सोचो ये मशीन है, मुझे देने आई है, आपने यूज़ कर लो। आप उसको नॉलेज को इस्तेमाल करो, AI को। आखिर उसने TCS और डिक्सन जैसे स्टॉक्स को क्यों दिया है? जब वो AI ने निकाल के तो दे दिया, लेकिन AI के पीछे का प्रोसेस को वो समझ नहीं रहा है कि इसने क्यों लिखा है, क्या नॉलेज है। अब वो 10 पेज की पेज है, वो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर आप मार्केट में काम ही क्यों कर रहे हो? जब आपको सारा नॉलेज AI के थ्रू मिल रहा है, आप ले लो, कोई बात नहीं। आपको उसका रिकमेंडेशन चाहिए, ले लो।
बट अपनी नॉलेज भी तो बढ़ाओ ना। अगर आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। और रोबोटिक है मैडम, ये रोबोट की बात आप कर रहे हैं, 2013-14 में मैंने एल्गो स्टार्ट किया था। और मैंने आपको बताया ना मैं किसी बड़ी फर्म से निकला हुआ हूँ। तो दे आर यूजिंग दी एआई सिस्टम्स, जिसको एल्गोरिथम सिस्टम बोलते हैं। तो जस्ट पंचिंग दी ऑर्डर, ओके। बिकॉज हम लोग जब काम करते थे तो लगभग लगभग 18-19 लोग होते थे, तो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। अरे वहाँ से वो स्टॉक निकल गया, वहाँ से वो स्टॉक निकल गया, दिन में 40 ऑर्डर हर बंदे को लगाने, फाइंड करने। अब कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। स्क्रिप्ट आया, सीधा बटन दबाया, खट। एरर भी नहीं होगा उसमें। हाँ, रेडीमेड सारा सेट किया हुआ है, पॉपअप आया, बटन दबाया, खट। अब फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग द स्टॉक्स यू नीड एल्गो। ये मैं 2013 से स्टार्ट करता रहा हूँ। और 2013 को में जो सिस्टम सेट किया हुआ था, आज भी वही सिस्टम मैंने बाहर निकाल के बनाया है। हाँ, मैंने किसी का सिस्टम ब्रेक नहीं किया, किसी का हैक नहीं किया, बट मैंने जिस फर्म में काम किया उस फर्म का सिस्टम निकालने में मुझे 4 साल लग गए। उनको ट्रैक करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना। इन्होंने यही स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया। अगर कोई बंदा, आप बोलो कोई सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं 1 महीना उसके पीछे लगाऊंगा, मैं 1 महीने में बता दूंगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसकी चीज़ों को ग्रैब कर लूँगा। बट कोई, मुझे आज तक 2 ही बंदे ऐसे मिले जिन्होंने फुली मुझे ग्रैब किया हुआ है। यार ये बंदा करता कैसे, इसने ये किया, ये लिख लिया, वो किया, वो लिख लिया, इसने ये कैसे फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया। तो 2 में से लकीली एक बंदे ने मुझे अप्रोच कर लिया, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुझे सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे अंदर डेडिकेशन है। तो उसको सिखा दिया। आज वो बिल्कुल मेरा कॉपी कैट है। ठीक है, मतलब अगर बात करें, हम दोनों एक ही सिस्टम पे बैठे हुए हैं, तो वो भी वही ऑर्डर मारेगा जो मैं मारूंगा। और वो सक्सेसफुल और वो इन सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल मतलब। प्रॉफिटेबल है, और आज की डेट में उसके नाम का डंका बजता है मार्केट में, टू बी फ्रैंक। और बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड भी है, मेरा जूनियर भी है। जूनियर कम मेरा फ्रेंड ज़्यादा है। अगर इफ यू डोंट माइंड किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, वो अच्छा, तो चलो। है, मतलब एक, आप नाम के आगे पोटर लगा लो तो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात ये है कि समझो कि उसका डेडिकेशन कितना था। हालांकि हम थोड़ा अभी अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वो अभी। आज भी मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो आज भी वो मेरे पास आएगा, आ जाएगा मेरे बोलने पे। उसको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं भी चला जाऊँगा। तो मैं, हमारा जो रिलेशनशिप बिल्डिंग, वो इसलिए नहीं है कि हम एक ही फील्ड में हैं, इसलिए कि हम जो स्ट्रगल करके जो मार्केट में खींच कर लेके आए हैं ना, जो चीज़ समझी है, उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपने जैसा आदमी नहीं मिलता तब तक हम सारे कार्ड नहीं खोलते। तो मैंने ना जब मार्केट रिलेटेड पॉडकास्ट या फाइनेंस पॉडकास्ट किए, तो उसमें लोग ना ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं गैप अप गैप डाउन के बारे में, कि क्या करना चाहिए, देखो, री एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सवाल है लोगों के मन में इस कॉन्सेप्ट को लेके। अगर आप बात करो, देखो इसी चीज़ को हमने जब सीखा था हम्म। तो हमें कुछ और चीज़ बताई गई थी। आपने अभी ये जो बात करी, ये किसी और टेक्निकल टर्म में जब हमने सीखा था, हमने बताया गया था ये राइजिंग विंडो है, अच्छा। मतलब ऊपर के गेट खोलने वाली, एंड फॉलिंग विंडो, नीचे के गेट खोलने वाली। कि ये विंडो अगर नीचे तो फॉल, राइजिंग विंडो ऊपर तो ऊपर ही चलना। ठीक है। तो हमने इस थ्योरी को समझने में लगभग लगभग, मुझे आज भी याद है, हमने बहुत काम किया इस थ्योरी पे। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, हमें लगे 1.5 साल। लेकिन आज की डेट में मैं किसी को 15 मिनट में समझा सकता हूँ कि एक्चुअल में इसके पीछे का राज क्या है। क्या है? ये गैप बनने की जो स्टोरी है, ये गैप बनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये गैप यहाँ पे आने वाला है। 90% केसेस में वो गैप वहीं बनेगा। हाउ? अब आपको ये समझना है कि मार्केट की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, व्हाट पीपल इज थिंकिंग अबाउट, कि वो सोचते हैं क्या है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब कभी आपने, अभी पुराने जितने भी गैप्स हैं आप जाकर चेक कर लो, वो 3 तरीके के गैप्स हैं और तीनों अलग अलग तरीके से सेट होंगे। एक, अभी मार्केट आप मान के चलो, अभी पैनिक फॉल होने लग गया ट्रेड वॉर की वजह से, 7-8 दिन बाजार गिर गया। 7-8 दिन बाजार गिर गए तो ऑब्वियस सी बात है, गैप की आने की संभावना ज़्यादा है। अगर वो गैप लोअर साइड में आ रहा है तो वही जो फॉलिंग गैप है वही रिवर्सल साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इट्स अ प्योर इंडिकेशन कि पूरा रैली कैप्चर करने के बाद अगर कोई गैप आ रहा है तो वो रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा अपोजिट साइड में, कि पूरा रैली ऊपर की साइड में आया और फिर एक अगेन गैप अप हुआ और नीचे आ गया। अक्सर आपने सुना होगा कि गैप अप, अच्छी न्यूज़ आया, गैप अप हुआ लेकिन पूरा डाउन हो गया।
ऐसा होता है टू बी फ्रैंक, और लोगों ने सुना भी होगा तो वो कंपाइल कर लेंगे इस चीज़ को। तो ये तरीका है। हर एक राइजिंग विंडो वो नहीं है कि जिससे, वो राइजिंग विंडो कुछ ऐसी भी हैं जो कह रही है यहीं से कूद के भाग जा, नीचे जाएगा। यहीं से कूद के निकल लो पतली गली। तो कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए वो उस टाइम पर बनाया जाता है। जब कभी आपने राइजिंग विंडो का सही इस्तेमाल करना है तो आपने 4-5 दिन पहले जाकर चेक करना है क्या बाजार में हल्का हल्का मूव हो रहा है, मीठा मीठा, जिसको हम बोलते हैं स्लोली एंड स्वीट। तो अगर उस तरीके से चल रहा है तो अगर जैसे ही गैप आएगा तो आप समझ जाओ अगले 4, अब ये स्टार्ट ऊपर हो गया जाएगा। स्टार्ट हो गया। बाजार को रोक कर गैप डाउन और गैप अप करना, इट्स अ प्योर इंडिकेशन ऑफ राइजिंग और डाउन। तो री एंट्री फिर री एंट्री आपने तभी लेनी है जब, या तो आप देखो, इफ यू आर सो मच प्रोफेशनल, तुक्का ट्रेडर, तुक्केबाज नहीं हो, तो आप उस गैप का 50% फिल होने का वेट करो। 2 दिन 3 दिन बाद या अगले दिन ही वो उसको लगा के आएगा। ठीक है। वहीं पे आपको री एंटर करना है। जो ऊपर का गैप है उसको ऊपर की साइड में खेलना है, जो नीचे का गैप है उसको नीचे की साइड में खेलना है। फ़र्क इतना ही है कि आपने इन दोनों राइजिंग विंडो और फॉलिंग विंडो का अपोजिट इस्तेमाल तब करना है जब 7-8 दिन बाजार एक ही साइड में मूव हो रहा हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7-8 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अब बाजार एक ही साइड में मूव है। अचानक से कुछ सेलेक्टेड डेज आपने सेलेक्ट करने हैं, जैसे मंडे वेडनेसडे में गैप अप होता है तो वहीं से ही वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये सिंबल है। ऐसे ही नीचे की साइड में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डाउन होता है तो मंडे कैन बी द गैप अप। तो इसीलिए ये मंडे वेडनेसडे वाली स्टोरी आप हमेशा चेक कर लेना। मैं एक मतलब इसी स्टोरी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी सितंबर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे, अभी जो जुलाई आएगा उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डे विल बी द वेरी क्रूशियल डे। अगर वो ग्रीन है तो पूरा मंथ 80% केस में ग्रीन ही रहेगा। अच्छा। अगर वो रेड है तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग द चार्ट। जहाँ आपकी नज़र है, जहाँ आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे काम करूँ वैसे काम करूँ, मैंने तब से काम करना स्टार्ट किया जब लोगों के पास चार्ट होता ही नहीं था, तो वो कुछ तो देख के काम कर रहे थे ना। तो ऐसे गुरुज के पास था मैं, जो मार्केट देख के, हलचल देख के TCS ले लो फटाफट, फ्लक्चुएशन से ही बता देते थे वो। तो आजकल क्या है, इन लोगों के पास टूल नहीं है, ब्रोकिंग फर्म ठीक नहीं है आपका। सही मायने में बताऊं तो इनके पास कोई ऐसा टर्मिनल भी नहीं है जिसमें से ये हैकिंग निकाल सके। NSE का डेटा आपको देता है हाई, लो, क्लोज और ओपन। इनके अलावा टर्मिनल में 2 चीज़ और आती हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको उसका यूज़ नहीं पता। एवरेज ट्रेड प्राइस का मतलब क्या है, वहाँ पे एक स्टैट्स का ऑप्शन दिया जाता है, उसका मतलब क्या है, हर 15 मिनट में मैक्सिमम हाई क्या लग रहा है, वो मैच होके चल रहा है। कभी भी कोई भी डाउनफॉल आएगा ना, तो आप एक चीज़ देखना, हमेशा मैच होती हुई जाएगी वो चीज़ें, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट मैच होता हुआ चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको एवरेज ट्रेड प्राइस भी तो मैच कराना है ना, तभी वो मेट्रिक इम्पोर्टेंट है। तभी। अब लोगों का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इन्होंने कभी मार्केट मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके ग्रुप में मैं था, वो लोग मुझे भी बोलते हैं, 10 गालियाँ भी देते हैं, नेवर एवर ट्राई टू टीच समवन। सब के सब बेवकूफ़ हैं और सब लालची हैं। दे ऑलवेज टेलिंग मी कि डोंट कैच एनी टॉम डिक हैरी, लेकिन मैंने किसी को कैच किया हुआ है कि उसको सिखाया। अब समझ में हमें ये नहीं आता, हर एक आदमी ना मुझसे लालच से जुड़ता है, अरे ये बंदा मुझे जादू की छड़ी दे देगा, और मैं इतने कमा वो लूंगा। कभी भी ये जान ही नहीं पाता कि भाई मैं ओवरनाइट जर्नी नहीं करके आया हूँ। ओवरनाइट जर्नी के पीछे मेरा बहुत हार्ड वर्किंग लगा हुआ है। दिन में 16-16 घंटे, 14-14 घंटे मैंने काम किया हुआ है। पंकज जी, क्या ट्रेडर्स को टीचर्स बनना चाहिए? मैडम, कोविड के दौरान में हम मेरे गुरु ने मेरे को फ़ोन किया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला पंकज मेरे को ज़रूरत है, आ मेरे पास। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरी हेल्थ अभी ऐसी नहीं है, मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था। सडनली कोविड के टाइम में रिकवरी थी, तो कोविड के टाइम में मैं और घबरा गया।
उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि टाइम आ गया पैसा बनाने का, सब कुछ छोड़ के मेरे पास है। मैंने उनको बोला गुरुजी मैं आ नहीं पाऊँगा, सॉरी, नहीं आना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा बहसबाजी हो गई तो मैं बोला नहीं गुरुजी प्लीज़, फोर्स नहीं। फिर मैं बोला आई कैन गिव यू द सपोर्ट, यहीं से सपोर्ट दूंगा। उन्होंने बताया ठीक है। वो बोले कितना पैसा, मैं बोला 20 लाख रखा हुआ है, क्या हुआ? बोला जैसे मैं बोलूँ वैसे करना है। बोला ठीक है। मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, 20 लाख रुपए को 6-8 महीने में 2 करोड़ रुपए बना दिया था। लेकिन किसी को मैंने दिखाया नहीं और समझाया नहीं, क्योंकि वो साइलेंटली हो रहा था। तो मेरे साथ जितने भी लोग बैठे थे, किसी ने 50,000 की कैपिटल इस्तेमाल करी, किसी ने 1 लाख की करी। तो 1 लाख से 80 लाख वो जो आप देख रहे हो, ये तो आप अब देख रहे हो। इससे पहले 4-5 बार ऑलरेडी मेरे साथ बैठने वाले लोगों ने कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्जिन का गेम सारा निकल गया है, अब तो फुल मार्जिन लगता है। लेकिन फिर भी मैंने वो लगाने में, क्योंकि मुझे उसका स्टेप प्रोसेस पता था। पहले 1 से 1.25 बनाओ, 1.5 बनाओ, 2 बनाओ। असली गेम उसमें 5 लाख के बाद स्टार्ट, कि रोज़ 70-80 हज़ार रुपये बना के रोज़ गेम करना स्टार्ट कर दे। तो लोगों ने वो थॉट प्रोसेस समझा ही नहीं। बोलते यार मैं भी 1 लाख रुपये से कर लूँगा। 1 लाख रुपए से आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो 1 लाख रुपए अगर चले गए तो क्या आपके पास 15 बार उसको वापस डालने की क्षमता है? क्योंकि ये चीज़ करने से पहले मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार उड़ाया भी था। मैंने ये नहीं जानते ना लोग, ये नहीं जानते लोग। लेकिन उसके बाद मैंने 10,000 की कैपिटल को 1 लाख पहुंचाते वक्त टाइम नहीं लगाया। फिर उसको 10,000 ऐसे ऐसे करके मैंने ये कंप्लीट प्रोसेस को 15-20 बार किया हुआ है। तो वो जो डर होता है ना, फियर, वो निकल गया। आज की डेट में आप मुझे 100 करोड़ रुपए की भी कैपिटल दोगे तो मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं 100 मैनेज नहीं कर सकता, बट आई कैन ईजिली मैनेज अप टू 20 करोड़। तो ये बात है। हालांकि मैं ज़्यादा मैनेज कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मैन पावर, क्योंकि पैसा जब आप किसी से लोगे ना, तो आप अपने दम पे लोगे, किसी दूसरे के दम पे पैसा नहीं लेता। तो आप कह रहे हो कि टीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो तो ही क्योंकि बनो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्योंकि था। मार्केट में क्या है, कोविड आया ना, तो मेरे गुरु जो 5 लाख रुपए लेते हैं, अब से नहीं, 2010 से सिखाने के, आज की डेट में तो वो 25 लाख रुपए लेते हैं फीस, टू बी फ्रैंक। और गिने चुने मतलब 8-10 आदमी ऐसे रखते हैं, ज़्यादा आदमी भी नहीं लेते वो लोग। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि मार्केट में ना बहुत टॉम डिक हैरी आ जाएंगे, तू आ जा मार्केट में, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दे। तो मैं बोला गुरुजी मेरे तो हेल्थ अभी डाउन है और मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आई हैव वन पर्सन जिसको मैं पीछे सपोर्ट कर दूँ और वो आ जाए। तो बोला नहीं, कोई ऐसा किसी को नहीं। मैं बोला नहीं, भरोसे वाला है। तब हमने उसका हाथ पकड़ा। वो बंदे का मेरे ऊपर बहुत गुड फेथ था, मेरा भी था। तब मैं उसको अप्रोच किया कि भाई स्टार्ट करते हैं, आई एम द बैकबोन, यू कम ऑन द फ्रंट साइड। क्योंकि कोविड में ना लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ने टीचिंग में बहुत पैसे बनाए हैं, मैडम और उसके बाद भी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, मैं आज भी गारंटी देता हूँ इस बात की आपको, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, नोबडी इज इन इंडिया जिसके पास वो जिसका यूट्यूब चैनल हो। तब मैंने उसके अंदर एक चैलेंज चलाया था कि 70,000 से 13 लाख रुपए उसमें मैंने बनाए थे। आज भी मुझे याद है। लगभग कितना टाइम पहले आपने? 2015-16 के आसपास। 10 साल हो ही गए। हाँ, तब तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन कोविड में आने के बाद ना, एवरी टॉम डिक हैरी, ये कोविड में जन्मे हुए जो ट्रेनर्स हैं, ये पहले ट्रेडर्स थे, लॉस किया, लॉस मेकिंग में इन्होंने देख लिया अरे पब्लिक तो बेवकूफ़ है। तो कुछ ट्रेनर्स ऐसे भी हैं आज की डेट में जो पहले लॉस मेकिंग थे, लेकिन ट्रेनिंग करके पैसा कमा लिया तो माइंड से फेयर आउट हो गया और फिर वो पैसा बनाना अब स्टार्ट कर दिए। ये भी है, मैं सब जानता हूँ। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, मैडम आई नो वेरी वेल अबाउट हु इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम विच मेथड। तो मैंने इसलिए आपको वो बात बोली थी कि आज की डेट में 3 ट्रेनर जो पहले लॉस मेकिंग थे, आज की डेट में वो प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन अभी भी वो एक ही गलती कर रहे हैं, जो खुद करते हैं वो नहीं सिखा रहे, सिखा कुछ और सिस्टम रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। मैं जो करता हूँ वही सिखाता हूँ, इसीलिए फीस 10 लाख रुपए लेता हूँ और सामने बैठ के करके दिखाता हूँ। फीस का कुछ नहीं है मैडम, फीस तो मेरे पास 1 महीना रुकता है, फीस तो वो अपने आप 2-4 हो जाती है। 10-15 दिन में वो बंदा बोल देता है आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, फुल प्रूफ बना के। लेकिन ट्रेडर जिस भी बंदे को मैं अपने पास बुलाता हूँ, उसका पूरा पहले बैकग्राउंड चेक करता हूँ। भाई सबसे पहले तेरा मंथली इनकम के, मंथली एक्सपेंस बता, कितना सेविंग पड़ा हुआ है। बाय चांस अगर तूने ये पैसा खो दिया, तेरे अंदर इतनी पावर है कि दोबारा पैसा ला के कॉन्फिडेंस से काम कर सके।
जब तक वो पूरा उसका एग्रीमेंट बनवाता हूँ कि भाई अच्छा। कल को अगर तूने गलती से अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और 1 करोड़ की कैपिटल इस्तेमाल कर रहा है और भरोसा कर रहा है और तूने 10 करोड़ रुपए लगा दिए और तूने इमोशन की वजह से हुआ है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। अंडर माई गाइडेंस जितने भी ये 10 लाख रुपए जिन लोगों से लेता हूँ, इनके ऊपर मेरी कड़ी आंख रहती है। जैसे ही मुझे लगता है ये दे आर डूइंग कुछ द गलती कर रहे हैं, मैं तुरंत उनको बोला भाई तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो मेरे से नेटवर्क छोड़ दो, अपना फीस वापस लो और नक्की करो। क्योंकि मैडम मुझे अपना नाम खराब नहीं करना। मुझे पता है एक टीचर क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिर्फ 3 ही लोग आते हैं। और कोइंसिडेंट है बचपन से ही ना कॉन्फिडेंस लेवल ना हाई है। जिस स्कूल में गए, जिस क्लास में गए, सबसे पहले मॉनिटर को पकड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आते हैं वो बता, उसको पहले ही मोरल डाउन कि अगली बार इस बार हम आएंगे। मैं और मेरा दोस्त होते थे, हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, रनिंग में, रिले में, एथलीट, इसमें 100 मीटर की रेस में, 200 400 मीटर तक की रेस में जोनल लेवल तक मैंने प्ले किया हुआ है और कॉलेज लेवल तक। तो आप कितने स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हो एक टाइम पे? ऐसा कोई नंबर और देखते हो आप अभी दिमाग में? तक मैं अगर सही मायने में बताऊं तो 10,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, टू बी फ्रैंक। और मेरा सबसे प्रीवियस टाइम वो 24 बंदे जो मैंने बनाए थे वो सबसे अच्छा था। मतलब मुझे नहीं मिला उसके बाद कोई ऐसे बंदे। उनमें से 18 बंदे आज भी मेरे टच में हैं, बट ज़्यादा रेगुलर नहीं, लेकिन 6 बंदे रेगुलरली मेरे पास टच में हैं। अच्छा सर, आपका गोल्ड पे क्या व्यू है? देखो, मैंने ये गोल्ड का जब बनाया था 45,000 रुपये के आसपास था, मैंने भी जब भी बनाया था 45,000 के ठीक आसपास है। था। तो मैंने ये लगभग 10 तोले और 2 तोले की अंगूठी का, ये कुछ कम है, कुछ 1.8 ग्राम है, तो ये करवाया था मैंने। तब मैंने करवा लिया, घर वाले बोले इतना वो करने की क्या है, 3-4 तोले में कड़ा बन जाएगा तो बना ले। मैंने बोला नहीं, बोले लाख भर के भी हो जाता है, मतलब ठोसनेस करने के लिए। मैंने इसके अंदर लाख भी नहीं, मैंने इसको पूरा ही का पूरा उस तरीके से ही सेट करवाया हुआ है। तो किसी पर्सन ने ना मेरे को एक बात बताई थी, मैं बोला अंकल मेरे को बनाना है वो, और मैं सोना दिखाने के लिए या उसके लिए नहीं पहनता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे किसी दोस्त के साथ, कहीं दूसरी स्टेट में था और वो जनरली कैंपेनिंग करते हैं और वो फंस गया। तो अगर उसके पास गोल्ड नहीं होता ना तो वो लोग उसको मार ही देते। वो इतना, तो इसीलिए उस दिन मेरे समझ में आया, जीवन में कभी कहीं फंस गए तो सीधा है भाई गोल्ड उतार के दे। आदमी के, जो आदमी में कुछ करना चाहता है, वो सिंपल सी बात है, वो ग्रीडी है, दे वांट समथिंग फ्रॉम पैसे आवर के लिए साइड। बिल्कुल। तो गोल्ड पहनने का सबसे मेरा मेन रीज़न यही है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं था। तो जब मैंने गोल्ड बनवाया था ना तो उसने यही बोला, बेटा आज तो बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है, गोल्ड 1 साल में 1 लाख रुपये हो जाएगा। मेरे लेने के बाद ही 1 साल में डबल हो गया था गोल्ड, 75,000 80,000 तक पहुंच गया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ खुला बिल्कुल, 2026 अगस्त आपको गोल्ड 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है सिल्वर की तरफ। सिल्वर ऐसा रॉकेट हो जाएगी कि जिसको समझ में नहीं आएगी। तो एक्चुअल में क्या है, लोगों का ध्यान नहीं है। इंडियन कमोडिटीज़ मार्केट में बहुत डिमांड है। वो अगर आप देखोगे ना तो पहले 10 में से 2 बंदे गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड की ना इतनी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं थी। अब तो जैसे ही आपके पास 20-25 लाख रुपए हुए, आपने तुरंत क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में 25 लाख रुपए कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आज भी मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ, दे आर डूइंग द सेम थिंग। सारा 1 नंबर का पैसा है उनके पास, बैंकों में क्यों रखें, वो उनका ये मानना है। वो सीधा बोले भाई मैं तो बिस्किट लिया के अपना रख दिया। तो अगर अब तो 2,000 के नोट बंद हो गए, तो जब शुरू में 2,000 के नोट आए तो किसी को लाख रुपए देने थे तो 1,000 उसको, 1,000 का नोट मैक्सिमम होता तो गिनने की आदत, वो 1,000 करके उसको दे दिए। उसने भी रख लिया, हमें पता ही नहीं था। तो बाद में जाके उसने बोला कितने पैसे दे के गए, तब पता चला डबल दे दे। बाय मिस्टेक हो गया वो। तो ऐसे सारी चीज़ें। पर हमारे में कमोडिटी मार्केट्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ग्लोबली चीज़ चलती है ये, इस पे फ्लक्चुएशन कंट्रोल भी कम है, पैसा भी ज़्यादा बना के दे सकती है।
पैसा ज्यादा बना के दे नहीं सकती, पैसा ज्यादा बना के देगी आपको 100%। तो हमारे यहाँ क्यों इक्विटी का माइंडसेट भरा पड़ा है और हम कमोडिटी की तरफ ध्यान ही देखो, नहीं देते? लोगों का ध्यान कहाँ है? क्विक मनी, एवरीथिंग क्विक। सब कुछ क्विक चाहिए। हाँ। आज पैसा लगाओ, 1 साल में डबल हो जाओ। ठीक है, M6 में कहाँ हो रहा है? M6 में तो फ्लक्चुएशन साल भर में, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपको पता है कि साल भर में मैं पैसा डबल कर दूंगा। सिर्फ 2 ही सेगमेंट में, क्रूड और गोल्ड में, क्योंकि फ्लक्चुएशन होनी होनी। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में, देखो आपके पास तो डेटा नहीं होगा, मैं इंडिया में 6 बंदों को ऐसे जानता हूँ जो पिछले 20 सालों से सिर्फ M6 करते हैं। दे डोंट लाइक इक्विटी। हालांकि अब मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बताता हूँ कैसे बनाना है, तुम वैसे ही बना लो, मज़ा आ जाएगा। तो अब जाके उन्होंने 13 करोड़ का और एक ने लगभग 7-8 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है, जस्ट बाय माय गाइडेंस। तो उनको मज़ा आ रहा है, मतलब 25% उनको अभी मिल रहा है। और मान के चलो अभी 1.5 महीना लगा लो, अभी मतलब 1.5 महीने के आसपास हुआ है। तो इंडियन मार्केट को प्रमोट करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ब्रोकर हैं। जिस दिन ब्रोकर प्रमोट करने लग गया M6, उस दिन सारे लोग M6 में आ जाएंगे। और दूसरा, M6 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मार्जिन की। तो इंडियन मार्केट में लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया था कि आप 10,000 रुपये दो, मैं 10x आपको मार्जिन दूंगा। M6 में भी ये था। फिर M6 में अट्रैक्शन बनाने के लिए इन लोगों ने M6 के ऑप्शन भी चालू कर दिए। लेकिन लोगों, वो वॉल्यूम नहीं होने की वजह से उनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है। और इतना बड़ा गेम है M6 में कि आप सोच नहीं सकते। अब दिन में 2 लाख रुपए आराम से बना सकते हो, आपको बस ट्रिक चाहिए और सिंपल। और M6 में सब चीज़ सही चलती है। इंडियन मार्केट में तो रात को कुछ होगा, सुबह कुछ होगा, कुछ नहीं पता। ट्रू। M6 में ऐसा कुछ नहीं पे इतना नहीं चलता। M6 में आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए। जैसे आपको नॉन पे फॉर्म वाला डेटा रीडिंग आना चाहिए, आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला, GDP डेटा वाला, तो ये सब आना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है तो आप M6 में काम करो, क्योंकि M6 में आप हर साल में पैसा डबल कर लोगे, हर साल में। सर, आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी जो एनालिसिस अभी तक आपने गैदर किया है, आप बता सकते हो यूजुअली कि टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या होंगे? देखो, मैं तो उसका कोई सेम मेथड है एक्चुअली। क्या है, वी बिलीव्स ऑन द लॉजिक्स। मैंने देखा है अक्सर, कोई आज जो टॉप गेनर चल रहा है और वीक में टॉप गेनर कौन सा चल रहा है, तो इनके पीछे ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहले वीकली वाले से बात करते हैं। ऐसा स्टॉक जो मंडे में ग्रीन हो और अगर उसका लो टूट जाए तो वो पूरे हफ्ते उसको डाउन में ही रखेगा। वीकली टॉप लूजर में ही रहेगा वो। ओके। ऐसा स्टॉक जो गेनिंग में है, यानी ग्रीन है, वो सॉरी रेड है, लूजिंग में है मंडे को, और अचानक से ट्यूसडे वेडनेसडे में क्रॉस हो जाता है उसका हाई, तो वो सीधा का सीधा गेनर में, गेनिंग साइड में आपको पूरे हफ्ते में लेकर जाएगा। इसी का वाइस वर्सा में ऐसे टॉप गेनर और लूजर दिन में भी हैं। ओके। जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो पहले इसमें क्या आता है, ये लोग अब बोलेंगे कि ये भी कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं। नहीं, कैंडल स्टिक की बात नहीं कर रहे। पहले 5 मिनट को स्टॉक अगर डाउन है और अगली 15 मिनट में अगर वो हाई बना रहा है, तो आप उसके अंदर बेझिझक चले जाओ, आज का टॉप गेनर स्टॉक हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा होता है। इसी का वाइस वर्सा अपोजिट साइड में, अगर पहला कैंडल ग्रीन है, 5 मिनट अगर ग्रीन कर रहा है, तो मैं इनको कैंडल में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, डिपिक्शन हाँ। इजी होती है। तो 5 मिनट अगर ग्रीन है और उसके 15 मिनट बाद वो लो ब्रेक करने चल रहा है, तो आप उसको छोड़ो, उसको माइनस साइड में करो, वो पूरा का पूरा आपको लूजिंग साइड में लेके जाएगा। फिर टॉप गेनर और टॉप लूजर में दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ऐसे स्टॉक जिनके अंदर न्यूज़ है, वही स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर में चलेंगे। बस आपने समझना है कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से आना है। तो हमारा जो कोर ट्रेडिंग बेस है ना, जो ग्राउंड रियलिटी जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। मैं हर न्यूज़ को 1 मिनट में, 30 सेकंड में भाप के और 1 मिनट में ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। इसका इफेक्ट ये है। तो जो रिजल्ट क्वार्टरली एनालाइजिंग वगैरह है, अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक क्यों गिर जाता है, तो वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग। 4 साल बैठ के पहले बाहर से देखा है रिजल्ट का मूव होता कैसे है, एक एक मूव को पकड़ा है। रिजल्ट अच्छा आने के बाद किसी ने तो कोई पोजीशन सेट की होगी
जिसकी वजह से रिजल्ट माइनस साइड में आया। वो पोजीशन साइड सेट कैसे की, देखा, बारीकी से उस डेटा को समझा कि रिजल्ट आने से कितनी देर पहले वो पोजीशन सेट की जाती हैं, आखिर ये पोजीशन जब सेट की जाती हैं तो टर्मिनल्स में किस तरीके से देखी जाए। तो वो इसलिए वो मैंने आपको बोला कि वी डोंट बिलीव ऑन द चार्ट्स, वी जस्ट बिलीव ऑन द डेटा एंड टर्मिनल्स। चार्ट के अंदर आपको वो डेटा दिखा रहा है कि 1 मिनट के अंदर इतना हुआ है, मेरे टर्मिनल में वो दिखाएगा 1 सेकंड के अंदर अभी ये हुआ है। अगर 1 सेकंड के अंदर किसी ने 2 लाख क्वांटिटी TCS जैसे स्टॉक की मार दी, तो 2 लाख क्वांटिटी मारने वाला आदमी तो कोई बड़ा ही आदमी है ना, तो उसने 2 लाख क्यों मारा है ये समझना है। और न्यूज़ आने वाली है, प्लस साइड में किया है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मुझे समझ जाना है कि ये हंटिंग करने वाले हैं, नीचे ले जाके वापस से माल लेके आएंगे और तसल्ली से करेंगे। तो ये चीज़ है मैडम, दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉजिक्स वर्क इन द मार्केट। लोग क्या कर रहे हैं, चार्ट की तरफ भाग रहे हैं, माइंडसेट की तरफ भाग रहे हैं। माइंडसेट आपका अच्छा तभी बनेगा ना जब आप मेरे पीछे की चीज़ों को समझोगे। आज आप मुझे अच्छा तभी मानोगे ना जब आप मुझे बैकग्राउंड से जानते हो। आज एक दिन में बैकग्राउंड थोड़ी ना आप समझ पाओगे। तो ऑब्वियसली मार्केट का बैकग्राउंड जानना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट लैंग्वेज एंड मार्केट लॉजिक्स। जो लॉजिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं आप उनको समझो। अब देखो, मैंने 2017 में एक पैटर्न पकड़ा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जब विवाद हुआ, आई लूज अराउंड बाय 23 और 24 लाख रुपीस। बट मैं अगली बार तैयार था, एक बार आ जा बस। रसिया यूक्रेन में मैंने पूरे 80 लाख रुपए बनाए थे मात्र 12-13 दिन में, क्योंकि मैं तैयार था उसके लिए। मुझे पता था पिछली बार क्या गलती। आपने उतने साल वेट भी किया। हाँ, लेकिन तैयार था। फिर इंडो कनाडा हुआ, उसमें भी किया। फिर इजराइल पैलेस्टीन हुआ, उसमें भी, क्योंकि मैं तैयार था। तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया। मैंने जब जब लॉस किया ना, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट ये लॉस मेरी वजह से हुआ है या मार्केट ने मुझे रगड़ा है। जब मैंने देखा कि मार्केट ने मुझे रगड़ा है तो मुझे समझना है कि आखिर इसके पीछे का पॉइंट क्या है। अगर मेरे को लॉस हुआ है तो प्रॉफिटेबल भी आदमी होंगे। Sure. आप मुझे एक पेपर पे एक फिगर लिख के दे देना कि सर इतना पैसा बना के दिखा दो। अगर वो छोटा मोटा हुआ तो मैं पूरा ही बना दूंगा, 2-4-5 लाख। आपने लिख दिया 10-15 लाख, तो फिर मैं अकाउंट वैसा इस्तेमाल करूंगा और उसका 50% बना दूंगा। नेक्स्ट टाइम यही ट्राई करेंगे। चैलेंज मैं खुला चैलेंज बोलता हूँ। मैंने ये चैलेंज अब से नहीं कर रहा हूँ। मैंने चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो मैडम, सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन मैं नहीं करूंगा, एक्सपायरी से 2 दिन पहले और एक्सपायरी के 2 दिन बाद। तो ये चैलेंज है सर नेक्स्ट जो हम ये मेरा चैलेंज उन सभी लोगों को है। इफ यू हैव अ गट्स, यू हैव अ कैपेसिटी, इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, भाई मुझसे मिलो। डन। तो ये तो मैं आई थिंक लोगों को बोल भी दूंगी, कमेंट्स में लिख दें कि लाइव ट्रेड चाहिए, तो हम लाइव वो सेशन प्लान कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। प्लान कर लेंगे। और मैं लाइव करता भी हूँ बजट वाले सेशन में। इस बार मैं भी बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ कि अगला जो 1 फरवरी के आसपास या 2 फरवरी के आसपास जो बजट आएगा, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, 1 करोड़ रुपए बनाकर दिखाऊंगा। वाओ। अभी पिछले बजट पे मैंने 30 लाख रुपए बनाए थे, बोलकर कि बताओ कितने पैसे बनाने, तो कमेंट किया था 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो मैं 25 लाख क्रॉस कर दिया था बोलकर। मतलब आज मेरा दिन है, मैं बना कर दिखाऊंगा। मिनिमम 15 लाख रुपए मैंने उसमें सेट किया था। तो अगले बजट पे मैंने सेट किया पूरा 1 करोड़ रुपए कि 1 करोड़ रुपए बनाकर दिखाऊंगा सबके आंखों आगे। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि कैसे किया, क्या किया, बस तुम मेरी पावर देखो। तो स्क्रीन देखते रहो, स्क्रीन देखो, कुछ नहीं। आओ मजे करो, खाना खाओ। 250 रुपये फीस रखूंगा। 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करूंगा मैं वहाँ। अभी तो फिलहाल तो मेरे को 4-5 हज़ार लोगों की जगह मिल रही है, लेकिन मैं 10,000 लोगों की जगह फाइंड करूंगा कि जहाँ 10,000 लोग पूरे इंडिया में 2 जगह मेरे को मिली। एक अहमदाबाद में 8,500 लोगों की जगह है, तो या तो उसको बुक करूंगा, या फिर अगर 4,000 के आसपास होगा तो फिर मैं दूसरे तरीके से करूँगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि लेट्स से ईयर एंड तक बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो जाएंगे? मैडम, जैसे इस मोदी सरकार का एक वो था, सॉरी टू से, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, आई एम नॉट प्रमोटिंग टू एनीवन, बट आई लव दी पर्सन। इस बार 400 के पार, तो इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी 70,000 के पार दिखने को really? अभी लोगों एंड ऑफ द ईयर तक आप कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इसी फरवरी बजट विल बी द गेम चेंजिंग। मैं इसको थंबनेल डाल दूंगी। हाँ, बजट डे विल बी द गेम चेंजिंग डे। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली, ऐसा मैंने
शायद 2012-13 के आसपास ऐसा ही मार्केट देखा था जिसमें नॉन स्टॉप मार्केट भागा था, और ये सेम टाइप का बिहेवियर है। और जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस हुआ, मतलब 56,000 तो अभी आसपास ही है। तो बस 70 आप कह रहे हो बस करीब करीब। मतलब आप ये मान के चलो मैडम, इस बार बैंक निफ्टी रुकना ही नहीं है, 70,000 है। सबको पकड़ेगा, सबको धोएगा मार्केट में। अच्छा, एक चीज मेरे को पूछनी है कि आईपीओज में के बारे में आपका क्या राय है, स्पेशली अब जो आईपीओज हो रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए या इट्स ये मतलब एक दौड़ ही होगी है कि लॉट मिला नहीं मिला, पहले वो उसकी वेटिंग करो, फिर वो जब खुलता है तो आपको लगता है यार इसको क्या करें मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बंदा वेट करे? मैडम, आईपीओ का अगर मैंने नेक ट्रूथ बता दिया तो पब्लिक गाली देने लग जाएगी। आप चलो मेरे को आप एक बात बताओ, आपको किसी को फंसाना हो तो कैसे फंसाओगे? आप किस प्रोफेशन में हो? फिलहाल तो कंटेंट क्रिएशन, मीडिया। कंटेंट क्रिएशन में, हाँ। समझ गया। आपके सामने 10 बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, आप कैसे ट्रैप करोगे उन्हें? एक कोई ऐसी ब्रांडिंग की लॉलीपॉप या देख के जिससे उनका वो बढ़े, एग्जैक्टली। या उनको जो चीज इवेंचुअली करती है ना, फॉलोअर है तो फॉलोअर, वट एवर व्यूज दे है तो वांट, व्यूज। हाँ, हाँ, वट एवर एग्जैक्टली। दे वांट, यस आई हैव दिस सर्विस, आई कैन गिव यू। जी। आईपीओ इज दी, ये अभी इसको अदरवाइज नहीं लेना, एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अगर समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैंने पब्लिक की सेवा करने के लिए, हालांकि सेवा करके मेवा तो मिलनी नहीं है, गालियाँ ही मिलनी है, बट मैंने एक एमएफटी प्रोग्राम बनाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके 11 रुपये फीस है। जो भी आता है वो डोनेशन उसमें दे देते हैं, जितना आता है उसका डबल करके मैं दे देता हूँ। तो उसमें लगभग 12,000 आदमी उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। माई फर्स्ट एड प्लान ऑलरेडी 7-8 एपिसोड में कर चुका हूँ, तो आई आल्सो रिक्वेस्ट टू यू कि उसमें आप भी मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे तलाश है ऐसे लोगों की जो डेडिकेटली काम करें, और ठीक है। मुझे अच्छा से पता है कि इस बार इस बैच में से बंदे निकलेंगे। ठीक है। क्योंकि हर बार क्या हो रहा था कि मैं किसी को सिखा रहा था, फिर आगे नई बैच आ रहा है, वो नया आ रहा है, यार मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो इसलिए इस बार ना ग्राउंड रियलिटी जो मुझे नॉलेज पता है, मैं 100% नॉलेज जानता हूँ, मैं उसका 95% दूंगा, सिर्फ 5% वो बचा कर रखूँगा अपने पास, जिसमें इनमें और मुझ में डिफरेंस है। श्योर। कि बड़ी कैपिटल से कैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ कैसे बनाने हैं, सिर्फ ये इनको इतना नहीं पता होगा, बाकी सब पता होगा। ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस किए ना, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हैं, पर डीप बेसिस पे। अब मैं बताता हूँ आईपीओ का सही मतलब क्या है। आईपीओ इज़ द मेन थिंग हु इज़ प्लानिंग फॉर ट्रैपिंग द पीपल्स। आपने क्लाइंट को जब तक आप लॉलीपॉप नहीं दोगे तब तक वो आपको पैसा नहीं देगा। तो आईपीओ इज़ द मेन थिंग फॉर एग्जिटिंग और प्रॉफिट बुकिंग फॉर द एंजल इन्वेस्टर। आप फॉर एग्जांपल ले लो जोमेटो से या पेटीएम से। इन लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट की होगी तब स्टार्ट करी होगी 50 करोड़ 100 करोड़ से, फंडिंग आते 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 वो 10,000 करोड़ 15 20 50,000 करोड़ रुपए तक हो जाती है। अब फंडिंग तो होगी, वैल्यूएशन तो हो गई, हाउ द इन्वेस्टर विल गेट द मनी? मनी बैक। सिंपल सी बात है। चलो आज आपने बोल दिया आपके पास 100 करोड़ रुपए की एसेट हो गई हैं, 100 करोड़ रुपए की एसेट हो गई, लेकिन कभी आपको खुदा ना खास्ता पैसों की जरूरत पड़ गई तो 1 करोड़ रुपए भी आपको मिल नहीं रहे मार्केट से, तो आपको कैश कैसे करना पड़ेगा? बेचकर। तो आईपीओ इज द मार्केट जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर अपना स्टेक आकर बेच रहे हैं। पीपल इज नॉट अवेयर, कि लोग अवेयर ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उसको लग रहा है आईपीओ आ रहा है, नई कंपनी आ रहा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, पैसा लगा दो। नहीं भैया, आपको ये नहीं करना। आपको समझना है ये आईपीओ पहले किस पर्पज से आ रहा है। जो आईपीओ के जरिए आपसे पैसा लिया जा रहा है, क्या वो एंजल इन्वेस्टर का एग्जिट किया जा रहा है या उसी पैसे को बिजनेस में फ्लो किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल जोमेटो, फॉर एग्जांपल पेटीएम और होनांजा जो ममा अर्थ वाला है। ममा अर्थ का आईपीओ क्यों खराब हो गया आपको पता है? यही मार्केट में स्टोरी चल पड़ी थी, जिसमें मैंने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बोला हुआ था, वो काफ़ी वायरल हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को नेट ट्रूथ पता होना चाहिए। जो आईपीओ 40,000 30,000 40,000 करोड़ का आने वाला था, वो आईपीओ 10,000 करोड़ में निपट गया। क्यों? आप समझो एक बात को कि जोमेटो के अंदर नौकरी ने लगभग 100 या 110 करोड़ रुपए डाले थे।
तो नौकरी इन्फो एज राइट। नौकरी क्यों बढ़ गया था? जस्ट बिकॉज ऑफ उसने जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई, लेकिन असली में उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा तभी मानेंगे ना जब वो कैश हो जाए। तो इस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ तो गई। रिटेल इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं है, आप कहना चाहते हैं? नहीं है, लेकिन आई कैन गिव यू वन श्योरिटी कि कौन सा आईपीओ आपके लिए बढ़िया है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, ये मैं आपको एक लॉजिक बता सकता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, बताओ। पहला आईपीओ, जिस आईपीओ की मार्केट मीडिया में कोई पब्लिसिटी ना हो, जो अच्छा आईपीओ होगा उसकी आपको कोई पब्लिसिटी की जरूरत उसके नहीं होगी। नंबर्स ही बोल देंगे शायद। पहला। दूसरा, आईपीओ आने से पहले सडनली आपको उसका एडवर्टाइज दिखना स्टार्ट हो जाए, ये दिख जाए, अवॉइड करो। ऐसा आईपीओ जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, उस आईपीओ में पैसा लगाओ जिसकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही। ओके। स्विगी देखा आपने? नहीं हुआ ना उसका कहीं पे भी। जोमेटो का आपको हर जगह दिखता था। True. ठीक है, जोमेटो क्यों चला मैं इसके भी बारे में भी बात करूंगा। तीसरा, आपने ये चेक करना है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला है, एआई बेस्ड है, क्या है। Okay. सर्विस इंडस्ट्री का है तो अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है। बाकी एआई बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोनेंट्स का है, रॉ Metals है। मटेरियल्स का है, केमिकल्स का है, तो इनकी डिमांड है, इनमें आंख बंद करके पैसा लगा दो। ठीक है। चलो, सवाल ये उठता है हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी की सही वैल्यूएशन क्या है? मेन तो कंपनी की सही वैल्यूएशन में मैं बोलता हूँ, चलो मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। मैंने लगभग 5,000 कंपनी को स्टडी किया, मैंने 2 चीज़ उसमें से फाइंड कर ली। ऐसा कौन सा लॉजिक है जिससे ये पता चलेगा देखते ही ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ ये डेटाबेस समझें, लेकिन मैं इनको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। आपने 30 डेज लॉयल्टी टेस्ट करनी है। ओके। सिंपल, 30 डेज के अंदर उसको आईपीओ को जितना चलना है चलने दो, जितना चलना है चलने दो। उसके बाद 15 दिन बाद आकर आपने एक्शन लेना है। पहले वो लॉयल्टी पास होने दो आप, जितना चलना है चल गया 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है फर्स्ट मंथ के हाई को, तो आपने बेझिझक होकर पैसा लगा दो और उस आईपीओ, वही आईपीओ आपका लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग टर्म। अब जितने भी लॉन्ग आईपीओ चले हैं ना, मैंने उनके अंदर ये सारी मास्टर ट्रिक मैंने उसमें करके देखी है। तो ये ना भूल, मतलब ये फियर ना रखे यार मुझे उस टाइम नहीं मिला जब आईपीओ लगा। हाँ, या लॉट वो नहीं मिला। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लॉयल्टी टेस्ट करो, 15 दिन अपने आप पेशेंस रखो, देखो वो क्या कर रहा है। अब देखो, टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, टाटा टेक का आईपीओ क्यों नहीं चला? ओवर वैल्यूड, और वो नीचे आता जा रहा है। तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको उसको समझना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि सडनली ना यंगस्टर्स में भी और वैसे भी बज़ भी, जैसे हम तो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, क्रिप्टो बहुत बज़ में आ गया है। ये इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी तो है ही नहीं, फिर भी क्यों ऐसे क्रिप्टो की क्रेज़ आ रही है, एक वेव आ रही है अगर मैं कहूँ तो? आपके माध्यम से एक लोगों को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। गया वो दौर जिसमें लोग क्रिप्टो की तरफ पैसा बनाकर निकल गए। नाउ दे आर सेलिंग द कोर्स एंड मेकिंग द मनी। आज की डेट में मुझे ऐसा क्रिप्टो का ट्रेडर निकाल कर दिख रहा हो, ऐसा जो आज 2024 से लेके 25 तक के बीच में पैसा बना रहा हूँ। अगर वो बना रहा है तो भाई मेरे से कांटेक्ट कर लो, सीधी सी बात है। आई एम प्लानिंग टू मेकिंग फंड्स इन दुबई। ठीक है, तो दुबई जाने का भी एक रीज़न है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सिंग और ये सारी चीज़ें वहाँ ओपन है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है उसमें। True. तो इस वजह से है। और अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल सिस्टम है तो मेरे पास दुबई में बहुत लोग हैं कांटेक्ट में, दे आर। पर क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं, लगाना चाहिए मैडम अकॉर्डिंग टू, देखो मैं हूँ, या कितना पोर्टफोलियो का साइज होना चाहिए? इंडियन मार्केट में मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं हूँ ट्रेडर, मैं नहीं करता इंडियन मार्केट के अलावा किसी में इन्वेस्ट। जो लोग क्रिप्टो का बोल के आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, उन्होंने कोविड के टाइम में क्रिप्टो में पैसा लगा दिया। मैंने तो एक ऐसे बंदे से मिला हूँ, 1400 रुपये लगाए, वो करोड़ रुपए हो गए। पता नहीं कौन सी वो थी, फेक भी हो रहे थे। जब पैसा निकालने, किसी का पैसा निकला, किसी का नहीं निकला। वो है ना, जिसने देखा भगवान तो बोला भगवान है, जिसने नहीं देखा तो नहीं है, जिसने फील किया वो तो वही बोलेगा ना है। तो आज की डेट में वो समय चला गया कि क्रिप्टो में आपने 10,000 रुपये लगाए और 10 लाख हो गए, वो तो गया, वो तो गया। सोच लो, क्रिप्टो में पैसा आज की डेट में वही बना रहा है जिसके पास फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए टाइम है।
जो बिटकॉइन और इन सब में फ्लक्चुएशन में काम कर रहा है और कुछ नहीं। मैं बिटकॉइन को 2013-14 से करने स्टार्ट किए थे हमने, ठीक है, लेकिन लकीली उस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, बहुत पैसा अटक गया। $1500 का अकाउंट मैंने $15,000 पहुंचा दिया था, फंड ही नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसे आप कह रहे हो आज बबल फुल है मैडम, लेकिन अच्छा। आज की डेट में इंडिया में 2 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें एक डेल्टा है और एक और है, दूसरी का नाम नहीं बोलूँगा मैं, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो। बहुत अच्छा काम कर रही है वो, ठीक है। और आई एम आल्सो डूइंग सम प्लानिंग विद द प्लेटफॉर्म आल्सो, दैट प्लेटफॉर्म की हाँ भाई हम लोग भी आगे जुड़ेंगे। तो करना है तो रजिस्टर्ड के साथ हाँ, करें। रजिस्टर्ड के साथ करो, आप ब्रोकरेज मत देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑथराइज्ड पर्सन कि ऑथराइज्ड पर्सन है और इजी वे में आप काम कर रहे हो। तो आप ही के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्रिप्टो में मेरा पर्सनल सजेशन है, इफ़ यू आर अ रिच देन क्रिप्टो में काम करो, इफ़ यू आर बिलोंग्स टू मीडियम फैमिली अवॉइड क्रिप्टो। और फिर भी आपका चुल है 2-4-5 लाख रुपए लगा लो, इससे ज़्यादा मतलब बहुत छोटा। आपने अपना शौक पूरा करना है, कर लो। got जीरो हो जाए तो बोल देना पंकज भाई की बात सही निकली, और आपका अगर 50 हो जाए तो बढ़िया बात है, और फिर मुझे तो गाली आपको दे कनेक्ट देना, कर लेंगे। गाली दे देना और क्या होगा। चलो, ऑन दैट नोट एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। इसमें आप ना चूज वन करिए इन टर्म्स ऑफ आपको क्या पसंद है या आपकी क्या ओपिनियन है। तो अब आप चार्ट तो फॉलो नहीं करते, बट टेक्निकल या फंडामेंटल आपको क्या लगता है क्या ज्यादा स्ट्रांग है? फंडामेंटल। फंडामेंटल। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, आपकी फेवरेट? बियर मार्केट। पेशेंस या रिस्क टेकिंग, एटीट्यूड कैसा है आपका? रिस्क टेकिंग। ये आपका पर्सनल है, पर मार्केट के लिए क्या चलना चाहिए? रिस्क टेकिंग होना चाहिए। पेशेंस नहीं। रिस्क नहीं लेगा तो पेशेंस बनेगा कैसे? अच्छा, एक बड़ी विन करके रुक जाओ या छोटी कंसिस्टेंट स्मॉल विन्स होती रहे, स्मॉल प्रॉफिट छोटी होते छोटी रहे? करके बड़ी में पहुंच जाओ। हार्ड स्टॉप लॉस या मेंटल स्टॉप लॉस, दोनों कौन सा लगाना? मेंटल। स्क्रीन टाइम यानी स्क्रीन को देखते रहो या स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट? स्ट्रैटेजी टाइम। दोनों में से कुछ नहीं देखना, ट्रेड अच्छा। लो, चिट चैट करो। अच्छा, कैश क्रिप्टो आपके लिए क्या किंग है? कैश। निफ्टी बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी। ऑप्शंस फ्यूचर? फ्यूचर। वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी? नो कमेंट्स, कुछ नहीं करता मैं। अच्छा, फियर ऑफ लॉस या ग्रीड फॉर गेन, इंपॉर्टेंट क्या है? फियर ऑफ लॉस। उससे ज्यादा स्ट्रांग बनता है। हाँ। प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स? दोनों में से कुछ नहीं। दोनों से कुछ भी नहीं? अच्छा। आई जस्ट बिलीव ऑन दी बिहेवियर्स। लोग प्राइस एक्शन को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनको वो दिखता है, लेकिन बिहेवियर तो दिख ही नहीं रहा ना। बिहेवियर तो आपको समझना पड़ रहा है। प्राइस एक्शन दिख रहा है, बिहेवियर आपको समझना है। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग? इंट्राडे। इंट्राडे। प्री मार्केट प्लानिंग इंपॉर्टेंट या लाइव मार्केट अपडेशन? प्री मार्केट। अच्छा, प्री मार्केट। लाइव में बस लगा के फिर छोड़ दो। फिर प्री मार्केट में डिसाइड कर लेते हैं आज कौन सा टॉप गेनर में टॉप लूजर में ट्रेड चढ़ाना है, सीधा लाइव मार्केट हुआ पंच कर दिया। ऑन दैट नोट पंकज सर, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सेशन। मैं कहूँगी बहुत ही डिफरेंट था। जितने मैंने ट्रेडर्स के साथ बातें की हैं या काम किए, ऐसे कोई बात नहीं करता जैसे आप करते हो। मैम, वो मेरा लोकल टोन और वो जो कनेक्टिविटी है ना पब्लिक के साथ, वो वेरी सिंप्लिसिटी है, तो वो ग्रैब कर लेते हैं। ये मुझे लगता है आप बहुत प्रैक्टिकलिटी में भी चलते हो। ये हवाबाजी थोड़ी कम है इसमें मैडम, कि ये मैं आपको बताया ना, मैं कैब से ही आया हूँ। नहीं, वो ठीक है, हवाबाजी तो मैं बताऊँ तो मैं यहाँ नोएडा ही हूँ, मैं अभी फ़ोन घुमाऊँ और यही सारा सिस्टम सेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। बट मेरा जो कोर है ना भाई, तुम मेरी चमक दमक देख के मेरे पास मत आओ। लेट्स सी योर रियलिटी, कि आप मेरे जैसे हो, मैं आपके जैसा हूँ, सिंपल सी बात है। तो लोगों को चमक धमक देखा के मैं भ्रमित नहीं करना चाहता। आई थिंक जो 2 की टेकअवेज हमारी कॉन्वर्सेशन से, देखो जो आपने काफ़ी टिप्स दी, वो तो जो समझ जाए उसको यूज़ कर ले तो खुद ही देख ले कि वो काम करती है कि नहीं। पर जो 2 अंडरलाइंग फंडामेंटल्स जो मुझे हमारी कॉन्वर्सेशन से लगा, एक के कंसिस्टेंटली करना है जो करना है। हाँ, मतलब चाहे हार नहीं माननी हाँ, उसमें। पहले आप मेरे कहने से एक रिक्वेस्ट है इस पूरी ऑडियंस को, आप मेरा कोई भी सिस्टम, कोई भी एक बात पकड़ के उसको कम से कम 1 महीना अप्लाई करो, तब आपको पता चलेगा इस बंदे के हम तो वर्ड की कहते हैं क्या 90 डेज का करा करो। हाँ, ताकि नहीं, आपको उसको अच्छे समझ भी पता चल जाएगा इस बंदे के वर्डिंग में सच्चाई थी, तब वो उसके ऊपर करे।
पहले उसको मेरे ऊपर ना फोकस और फेथ रखना पड़ेगा। जैसे उसका फोकस फेथ आ गया फिर वो मुझे फॉलो करेगा। और दूसरी चीज जो मुझे लगी कि आपने जो कुछ टिप्स बताए, टिक्स बताई, कुछ स्ट्रेटजीज बताई, उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। हाँ, राइट। तो लॉजिक समझोगे तो आगे चल तो के आगे आपको वो चलेगा। लॉजिक लग पाएगा। तो मैं तो ऑडियंस को यही कहूंगी कि देखो, अगर आप मार्केट में हो, आप ट्रेडिंग करते हो, तो थोड़ा संयम, थोड़ी इंटेलिजेंस, थोड़ा लॉजिक, सारी चीजों को बस मिला के करो और भ्रमित होना थोड़ा छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है। आई थिंक बहुत लोग जो पैसा गवाते हैं ना, वो भ्रमित होकर ही गवा रहे हैं। तो जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, जो प्रॉफिटेबल है, अगर वो कुछ चीजें समझा रहे हैं तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई लॉजिक होगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड और अब तो बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए वो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज जो हम सर के साथ करेंगे व्हेनेवर ही इज रेडी, और वो जब भी अवेलेबल हो। कि हम एक, आप बता, मतलब आप भी लिख दीजिए नीचे कि आप क्या फिगर सोचते हैं कि एक दिन में हम उनको कितना बोल सकते हैं कि आप इतना बनाओ, एंड थोड़ा लॉजिकल फिगर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई आप 5 करोड़ लिख दो। हाँ, और एक और बात बताना चाहूँगा, देखो आपको अगर ये पॉडकास्ट में या इस पूरी कन्वर्सेशन में कुछ रियली ऐसा लगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा, तो ये मेरा वादा है मैडम, मैं अगली बार, वैसे तो अभी आपको अच्छे से पता है मैं प्लान करके नहीं आया हूँ, ठीक है। आप लगभग हमारी बात हुए 1 महीना हो गया जी। आज रैंडमली आपने 2 दिन पहले किया तो मैं बोला चलो आ ही जाता हूँ। तो अगर ये आपकी ऑडियंस मुझे सही तरीके से समझती है तो वो मुझे तब पता चलेगा जब इस पूरे पॉडकास्ट पे 10,000 लाइक, 10,000 लाइक्स मेरे लिए भी रिकॉर्ड हो जाएगा ठीक शायद है, वो। 10,000 लाइक और 5,000 कमेंट आए तो मैं अगली बार आऊँगा, आपसे कनेक्शन में रहूँगा, पॉडकास्ट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन रिलीज तो उसी तो दिन आपको करूँगा, करना ही पड़ेगा। रिलीज उसी दिन करवाऊंगा आपसे जिस दिन ये दोनों टास्क में तो से ये कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, 10,000 लाइक्स, 5,000, एटलीस्ट हम एक मैट्रिक तो कम से कम एक हासिल मैट्रिक करें तो करना है। ताकि उनको दोबारा बुला के वो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज हम बस। कर सकें। एंड लेट्स सी कि जो ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो कहते हैं ना, जितनी डंके से कह रहे हैं, क्या उतनी डंके से वो एग्जीक्यूट हो बस। पाती है कि नहीं। और इसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जो ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, एज अ कहते हैं ना, एज अ साइड इनकम कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है जिससे उनको बहुत लर्निंग्स मिलेंगी। तो उनके साथ ये जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।